बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वैसे मैं ये चैप्टर डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ टर्म्स को अच्छे से डिफाइन करना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि चैप्टर क्या है। ठीक है, वैसे एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी टूट पड़ोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर ही लोगे। लेकिन फिर भी एक टॉपिक जब करते हैं तो उस टॉपिक को अच्छे से समझना भी जरूरी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो कि प्रोबेबिलिटी आता कहां पर है। तो देखो, अगर कोई भी मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं, मतलब कुछ परफॉर्म करूं किसी रिजल्ट को फाइंड करने के लिए, या कुछ भी एक टास्क करूं, तो वो एक्सपेरिमेंट दो तरह का हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक वो होगा जिसमें एक ही तरह का रिजल्ट आएगा कि भाई ये ही आएगा, वो डिटर्मिनिस्टिक कहलाएगा। और जिसके आउटकम या रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली जाती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की निकाली जाती है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होगा जिस प्रोसीजर के रिजल्ट हर बार एक्सपेरिमेंट करने पर अलग अलग आंसर आएगा, वो क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो एक 52 कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड जो खेलते अपन, उसमें से एक मैं कार्ड को ड्रॉ करूं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है कि मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं। तो ये जो है, मैं हर बार जब कार्ड निकालूंगा तो आंसर एक जैसा नहीं आएगा। हो सकता है वो कार्ड पहली बार निकालने पर कुछ और आए, दूसरी बार निकालने पर कुछ और आए। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका प्रोसीजर फॉलो करने पर हर बार रिजल्ट सेम ना आए, और जो रिजल्ट होता है उसको अपन आउटकम भी बोल सकते हैं। तो हर बार आउटकम अलग अलग होगी। ऐसे केस में ही अपन क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई ये वाले रिजल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अभी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग भी अपन समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देयर आर मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, और सच एक्सपेरिमेंट नॉन एज प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये क्या है, कॉइन के टॉस करने के दो, मतलब ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसका आउटकम हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा हेड आएगा हमेशा टेल आएगा। जैसे आपने शोले मूवी देखी हो तो उसमें अमिताभ बच्चन के पास में एक कॉइन होता है, वो उसको जब भी टॉस करता है तो एक ही आंसर आता है उसका। तो वो वाला अगर कॉइन है तो फिर ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। लेकिन जनरली केस में अपने जो कॉइन जब टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो ये एक तरह का क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। डाइस जो होती है उसको अपन जब थ्रो करते हैं तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 अलग अलग आउटकम्स है। तो ये भी एक क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। नेक्स्ट जो अपन को टर्म समझनी है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, उसको अपन क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर जो भी अपन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी क्या क्या आउटकम्स हो सकती है, वो अपने सारी की सारी आउटकम्स अगर अपन लिख ले तो उसको सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे कॉइन को टॉस करने पे दो ही आउटकम हो सकती है, हेड और टेल, तो ये दोनों लिख लिए मैंने, तो ये इसका सैंपल स्पेस कहलाएगा। डाइस को थ्रो करने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, तो वो सब मैं एक साथ लिख लूं, ये सारी की सारी वैल्यू लिख दी, सारी पॉसिबल वैल्यू लिख दी, तो ये पूरी वैल्यू एक साथ क्या कहलाएगी, सैंपल स्पेस कहलाएगी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और इस सैंपल स्पेस में हर एक आउटकम, मतलब ये एक चीज क्या कहलाएगी, ये एक चीज कहलाएगी सैंपल पॉइंट, या इसे एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की ऑल पॉसिबल आउटकम को अपन क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस, और उसकी एक पॉसिबल आउटकम को अपन क्या कहेंगे, सैंपल पॉइंट या एलिमेंट। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल। ट्रायल क्या कहते हैं, अगर अभी कभी कभी अपन को क्या होता है कि जो अपन एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट को अपन एक से ज्यादा बार परफॉर्म करते हैं। जैसे कॉइन था तो उसको मैंने पहली बार टॉस किया, फिर दूसरी बार और टॉस किया, फिर तीसरी बार और टॉस किया, तो हर बार मैं अलग अलग टॉस करता जा रहा हूं, मैं हर बार उसको क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। तो वो एक बार जब परफॉर्म कर रहा हूं तो उसको क्या कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रायल कहेंगे। व्हेन वी रिपीट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम वी कॉल ईच वन ऑफ देम अ ट्रायल। हर एक बार जो अपन ने परफॉर्म किया उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रायल। इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो अपन ने ये सैंपल स्पेस लिखा है इसमें से कोई भी वैल्यू का कलेक्शन, चाहे एक वैल्यू, चाहे दो वैल्यू, चाहे तीन वैल्यू, चाहे 4 या 5, उसको अपन सबसेट बोलेंगे, और वो क्या कहलाएगा, इवेंट। ये तो अपने एक मैथमेटिकल वो क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। आम लैंग्वेज में समझे तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये जो टोटल आउटकम्स है उसमें से कोई भी पॉसिबल आउटकम्स का कॉम्बिनेशन कर दूं, मतलब एक वैल्यू ले लूं या उसमें से 2 वैल्यू ले लूं, 3 वैल्यू ले लूं, तो वो अपना क्या कहलाएगा, इवेंट। जैसे इसको समझाता हूं मैं,
जब अपन डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल कितनी आउटकम्स आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 सब अपन ने लिख ली, ये सैंपल स्पेस है। लेकिन इसमें से मैं 2 4 और 6 सिर्फ इनको लिखूं तो इसमें से सारी वैल्यू तो नहीं लिखी ना, इसलिए ये सबसेट होगा। और ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये इवन आउटकम्स को शो कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, इवन आउटकम्स को। तो ये इवन आउटकम्स को शो करने वाली ये चीज क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी, कि भाई ये एक इवेंट है जिसमें अपन को इवन आउटकम्स मिल रही है। अगर मैं जैसे 5 और 6 लिखूं, ये भी इसका एक सबसेट है क्योंकि इसकी सारी वैल्यू नहीं लिख रहा, 2 वैल्यू लिख रहा हूं, तो इसको भी अपन क्या कहेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा नंबर आने के इवेंट है। जैसे 1 लिख दूं तो भी ये एक सबसेट है और ये भी एक इवेंट कहलाएगा, गेटिंग 1 मतलब एक लाने का इवेंट होगा। टाइप ऑफ इवेंट की बात करें तो दो पहले डेफिनेशन है, एक है सिंपल इवेंट और एक है कंपाउंड इवेंट। जैसे अपन अगर डाइस वाले की बात करें और मैं कहूं कि डाइस में सिर्फ एक आना चाहिए, तो एक आने का कितना सबसेट बनेगा, उसमें अपन सिर्फ एक ही लिखेंगे, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि डाइस की जो वैल्यू है उसमें इवेंट ये है कि मोर देन 5 आना चाहिए, तो मोर देन 5 कितनी तरीके से आ सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है। तो ये जो इवेंट है जिनमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, ऐसे इवेंट क्या कहलाएंगे, सिंपल इवेंट। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपको थ्रो करना है डाइस और इवन नंबर आने चाहिए, तो इवन नंबर आने के जो अपन वो वैल्यू लिखेंगे 2 4 और 6 हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगी, 2 4 और 6। तो वो जो होंगे वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वैल्यू। तो सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें एक ही एलिमेंट या एक ही पॉइंट लिखा होता है, और कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट या एक से ज्यादा क्या होते हैं, एलिमेंट होता है। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट आगे लेते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट वो इवेंट होते हैं जब अपन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उसमें दो तरह के इवेंट हो और सारे इवेंट होने की चांसेस इक्वल हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं और कॉइन को टॉस करने में हेड आने का इवेंट और टेल आने का इवेंट बराबर चांसेज है, क्योंकि हेड और टेल क्या है, दो ही ऑप्शन है और उनके चांसेज बराबर है। प्रोबेबिलिटी बराबर होने की वजह से वो क्या कहलाएंगे, लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वो इवेंट जो ऐसा नहीं हो सकता कि इस इवेंट का वैल्यू आई तो दूसरे वाला इवेंट नहीं आएगा, दूसरा वाला इवेंट आएगा तो पहले वाला नहीं आएगा। अगेन इसे अपन कॉइन को टॉस करने से समझ सकते हैं, जब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को अपन क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। व्हेन टू इवेंट डू नॉट अकर एट सेम टाइम, ऐसे दो इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकते उन्हें अपन क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं कहूं कि ये जो 2 4 6 है, ये जो है इवन नंबर, डाइस को अपन ने थ्रो किया था और इवन नंबर आए, तो अभी ये लिख सकता हूं। और मैं कहूं कि डाइस को थ्रो करने पे 2 का मल्टीपल, तो अभी ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए क्योंकि दोनों इवेंट साथ साथ में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि जैसे कि ये डाइस को थ्रो कर रहा हूं और इवन नंबर आने के वो इवेंट लिखो, तो 2 4 6 लिखेंगे। और मैं कह रहा हूं कि डाइस को थ्रो करो और ऑड नंबर आने के इवेंट लिखो, तो 1 3 और 5 हो गए, और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो अपने क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो जो अपने इवेंट होता है, अब इवेंट अपन ने देखा कि अभी तक ये इवेंट वगैरह ये सब किसके, रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, और रैंडम एक्सपेरिमेंट पे एक से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं। तो अपन को उस इवेंट होने के चांसेज निकालने, वो ही अपनी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो मेजर ऑफ चांसेज ऑफ अकरिंग एन इवेंट, वो अपनी क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी। पी से इसलिए डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी, ई ब्रैकेट में लिखते हैं इवेंट के लिए, और इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कितनी आउटकम्स में वो इवेंट हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल कितने तरीके से वो प्रोसीजर हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स को अपन नीचे लिखेंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या लिखेंगे, ऊपर। अब ये कैसे निकालते हैं वो समझाता हूं। जैसे अपन ने डाइस को थ्रो किया और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो जब अपन डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आंसर हो सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है। और अपन को सिर्फ हेड लाना है, तो हेड आने के कितने तरीके, सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। और जबकि टोटल आउटकम कितनी आ रही है, 2, तो अपन 2 नीचे रखेंगे, एक ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अपन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रखते हैं और टोटल आउटकम नीचे रखते हैं। अगर अभी भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब क्वेश्चन में साथ साथ में देखना, आराम से समझ में आएगा।
दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जो यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है बोर्ड में। पहला कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होगी, नेगेटिव में कभी नहीं होगी, और 1 के इक्वल या 1 से छोटी होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी हो सकती है। अगर 0 आ रही है प्रोबेबिलिटी, मतलब वो इवेंट कभी नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं कि डाइस को थ्रो कर रहा हूं और 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 7 कभी भी नहीं आएगा, तो 0 प्रोबेबिलिटी। और 1 आने का मतलब होता है कि वो सर्टेन है, मतलब उस वो मोस्ट प्रोबेबल नहीं, मतलब वो एकदम फिक्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना, होना ही होना है। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, या तो हेड आए या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमेशा 100% ही होगा, या तो हेड या टेल यही आ सकता है। तो 1 आने का मतलब वो सर्टेन है, 0 आने का मतलब वो नॉट पॉसिबल है। और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। एक चीज और बता देता हूं, अगर अपन को किसी चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और अपन को पूछे कि इस चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसे हमेशा एक में से माइनस कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि या तो वो चीज होगी या नहीं होगी। जैसे आपको मैं समझाता हूं, जैसे राम और श्याम के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो या तो राम जीतेगा या राम हारेगा, सिर्फ दोनों में से एक ही काम हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि या तो राम हारेगा या राम जीतेगा, सिर्फ ये दो ही आउटकम हो सकते हैं। तो अगर मान लो एक की प्रोबेबिलिटी अपन को पता हो, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो उस चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालेंगे? उसमें 1 में से क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। कोई तकलीफ नहीं, तो ये नोट कर लीजिए आप। फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और पहले अपन एग्जाम्पल करेंगे आज के वीडियो में। जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस को थ्रो करना, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हर क्वेश्चन में अपन पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, मतलब कितनी आउटकम्स हो सकती है, फिर उसको काउंट करेंगे, वो अपने टोटल नंबर ऑफ केस हो जाएंगे। फिर अपन वो इवेंट ढूंढेंगे जिसकी अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और उसके केस लिखेंगे और फिर उसको काउंट करेंगे। तो अपन एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस को थ्रो करने पर क्या क्या आंसर आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है। ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। ये कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए? 6 हो गए। कोई तकलीफ नहीं। अब इवेंट जिसको अपन ई से डिनोट कर रहे हैं, और इवेंट क्या है? गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर वाले लिखना है। तो इसका एक सबसेट बनाते हैं जिसमें सिर्फ इवन नंबर हो, तो 2 लिख दिया, 4 लिख दिया और 6 लिख दिया। ये वो इवेंट हो गया। अब इसमें काउंट करते हैं टोटल कितने हैं? 1, 2, 3। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हो गए? 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोले तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ केस नीचे रख देंगे। तो फेवरेबल केस कितने हैं? 3, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? 6। तो कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ आ गई। मतलब हाफ चांसेज हैं कि या तो वो इवन नंबर आएगा या क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। कोई तकलीफ नहीं। अगला लेते हैं। नेक्स्ट है, एक डाइस को मैं 2 बार थ्रो कर रहा हूं, और मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टोटल मैं 7 फाइंड करूं। मतलब मैं एक डाइस को एक बार थ्रो कर दिया, उस पे जो नंबर आया उसको नोट कर लिया, फिर मैंने एक बार और डाइस को थ्रो किया, उस पे भी जो नंबर आया उसको भी नोट कर दिया, और दोनों बार में जो नंबर आया उनको सम करूं तो 7 आए। इसके चांसेस बताओ। तो सबसे पहले अपन सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो देखो पहली बार जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और दूसरी बार जब थ्रो करूंगा तो भी उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इससे टोटल जो अपना सैंपल स्पेस बनेगा वो कैसे निकालेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोले तो ग्रुप बनाएंगे, एक बार एक को एक के साथ, एक बार एक को 2 के साथ, इस एक को एक बार इन सब के साथ। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर पहली डाइस पे 2 आया, दूसरी पे कुछ भी आ सकता है, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ऐसे लिख दिए। ये टोटल केस हो गए। तो टोटल कितने केस आ रहे हैं? 36 केस आ रहे हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहली बार डाइस को थ्रो करने पर कितने केस होंगे? 6। दूसरी बार डाइस केस करने पर कितने केस होंगे? 6। तो 6 और 6 36। और सैंपल स्पेस क्या होगा उसका? ये होगा। मान लो जैसे डाइस को मैं 3 बार थ्रो कर रहा हूं, तो 6 × 6 × 6, ठीक है, 216 हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितना आ गया अपने? 36 आ गया। नेक्स्ट है अपन को इवेंट निकालना। इवेंट किस चीज का निकालना? 7 आने का।
अब इसमें से 7 वाले चूज करते हैं। देखो 1 और 6 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 और 5 ऐड करेंगे तो भी 7 हो जाएगा, 3 और 4 ऐड करेंगे तो भी 7 हो जाएगा, 4 और 3 ऐड करेंगे तो भी 7 हो जाएगा, 5 और 2 ऐड करेंगे तो भी 7 हो जाएगा, और 6 और 1 ऐड करेंगे तो भी 7 हो जाएगा। इन सबको अपन ने लिख दिया, ठीक है, ये अपने इवेंट हो गया। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए 6, और टोटल नंबर ऑफ केस पहले भी निकाल चुके थे, कितने आए थे 36। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ केस ऊपर रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ केस नीचे लिख देंगे। फेवरेबल केस में 6 और टोटल नंबर ऑफ केस में 36, तो 6/36 1/6 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड रैंडम विल कंटेन 53 मंडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको समझे। देखो जनरली एक साल में जो होते हैं अपने 52 वीक आते हैं। कितने वीक आते हैं, 52 वीक आते हैं, और 365 डेज होते हैं, ठीक है। कितने, 52 वीक होते हैं और 365 डे होते हैं, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और 52 वीक में हर जो मतलब संडे मंडे ट्यूसडे जो देखे हर 52 टाइम्स आएंगे, क्योंकि एक वीक में हर जना एक बार आता है, तो 52 वीक्स में वो चीज 52 बार आएगी। तो जनरली जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो 52 टाइम्स तो आते ही हैं। अब अपन कर रहे हैं कौन सा साल देख रहे हैं, लीफ ईयर। लीफ ईयर देख रहे हैं तो यहाँ 52 वीक के साथ कितने दिन और लिखने, 2 दिन लिखने। अगर ये मान लो यही क्वेश्चन एक जनरल डे का पूछा, जनरल ईयर का पूछता, तो अपन 52 वीक और एक दिन और लिखते। कितना दिन लिखते, एक दिन और लिखते, कोई तकलीफ नहीं। अब 52 वीक में 52 मंडे हो जाएंगे। अब ये लास्ट 2 दिन में मंडे होंगे या नहीं, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखो लास्ट 2 दिन में क्या क्या हो सकता है, 2 कंटिन्यूअस कोई भी दिन ले लो, या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे ट्यूसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे वापस आ गया। तो ये टोटल अपने केस हो सकते हैं। तो ये जो टोटल केस अपन ने बनाया, ये अपना क्या हो गया, सैंपल स्पेस। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ठीक है, ये टोटल केस है। इसमें से मंडे वाले चूज करने, क्योंकि अपन को तो मंडे काउंट करने। तो मंडे किस किस में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है। संडे मंडे होगा तो एक मंडे आ जाएगा, और मंडे ट्यूसडे होगा तो एक मंडे और आ जाएगा। तो 52 तो इधर हो जाएंगे। अगर ये 2 केस हुए तो एक मंडे और आ जाएगा, और टोटल कितने हो जाएंगे, 53 मंडे हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, अगर ये मान लो नॉर्मल दिन होता, मतलब ये नॉर्मल ईयर होता, तो वो अपन सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा बचता, और एक ही दिन एक्स्ट्रा बचता तो अपना जो सैंपल स्पेस होता वो क्या हो जाता, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। वापस संडे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो उस केस में जो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ केस होते हैं वो कितने होते हैं, 7। वो तो अभी भी 7 ही है, ठीक है। इस वाले केस में जो अपने इवेंट होने के चांसेस कितने हैं, 2 तरीके से हो सकता है। संडे मंडे होगा तो भी एक मंडे आ जाएगा, और मंडे ट्यूसडे हुए उन 2 दिन में तो भी आ जाएगा। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 2। लेकिन अगर ये नॉर्मल साल होता तो मंडे सिर्फ इसमें कितना आ रहा है, एक बार, तो अपन कितना लिखते हैं, 1/7। और अभी ये लीप ईयर है तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, 2/7। क्यों हो जाएगा 2/7, क्योंकि फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 2, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 7। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो लास्ट 2 दिन थे, इन 2 दिन में क्या हो सकता था, कोई भी 2 कंटिन्यूअस दिन चूज कर लिए। मतलब पहला दिन मान लो संडे था तो अगला दिन मंडे हो गया, या पहले दिन मंडे था तो अगला दिन ट्यूसडे हो गया, पहला दिन ट्यूसडे था तो अगला दिन वेडनेसडे हो गया। अपन इसी में क्यों निकाल रहे हैं, इन 2 दिन में, इनमें क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि 52 वीक में तो हर चीज एक एक बार आएगी। तो 52 वीक में 52 मंडे तो आ ही जाएंगे। अब लास्ट 2 दिन में मंडे आएगा या नहीं आएगा, इसको अपन फाइंड कर रहे हैं। तो अपन ने पहले टोटल केस निकाल लिए जो कि 7 थे, इसमें से मंडे वाले केस अपन ने लिख दिए। तो इवेंट क्या हो जाएगा, जब संडे मंडे हो तो चलेगा, मंडे ट्यूसडे हो तो भी चलेगा। और इसमें कितनी वैल्यू आ रही, 2, तो अपन 2 रख दी। ऊपर क्या रखेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ केस जो कि 2 है, और नीचे क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ केस जो कि कितना है, 7। तो 2/7 आंसर हो जाएगा। तो इस केस में मतलब 2/7 प्रोबेबिलिटी है कि टोटल नंबर मंडे कितने आएंगे, 53। 52 तो होंगे ही, और एक और हो जाएगा तो 53 हो जाएगा। यही केस अगर लीप ईयर के अलावा नॉर्मल ईयर का पूछते, तो नॉर्मल ईयर में 52 वीक के अलावा एक ही दिन ऊपर होता है। तो उस एक दिन में क्या हो सकता था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये हो सकते थे। तो 7 तो ये केस हो गए। उसमें मंडे होने के कितने चांसेस होंगे, तो मंडे कितने तरीके से हो सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, तो 1/7।
तो अगर ये क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर नॉर्मल ईयर का पूछते तो प्रोबेबिलिटी आती है 1/7, और ये लीप ईयर का पूछ रहे हैं तो 2/7। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। क्या दे रखा है, फ्रॉम 12 टिकट्स मार्क 1 to 12, एक मतलब 12 टिकट्स है, हर टिकट के ऊपर या तो 1 या 2 या 3 4 5 6 ऐसे 12 टिकट पे 12 नंबर लिखे हुए हैं। एक टिकट आपको रैंडमली उठाना है और उस पे फाइंड करना है कि वो जो अपन टिकट उठाएंगे उस पे जो नंबर होगा या तो 2 या 2 का मल्टीपल, 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अपना पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं, मतलब टोटल केस कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल मतलब सब आउटकम्स लिख लिए अपन ने। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आउट, सारी आउटकम्स लिख ली, तो टोटल नंबर केस कितने हो गए, 12 हो गए। अब अपना इवेंट क्या था, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मतलब या तो 2 लाना है या 3 लाना है, तो वो कैसे आ सकता है, 2 या 3 का मल्टीपल लाना है, तो 2 3 4 2 का मल्टीपल होता है, 6 2 और 3 दोनों का होता है, 8 जो होता है वो 2 का होता है, 9 जो होता है वो 3 का होता है, 10 जो होता है वो 2 का होता है, और 12 जो होता है 2 का भी होता है और 3 का भी होता है। तो ये वाले नंबर हो सकते हैं। क्या क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता था, 11 नहीं हो सकता था और 7 नहीं हो सकता था। ठीक है, तो अपन ने ये जो थे वो अपन ने सारे लिख दिए। अब इन केस को अपन क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो केस को अपन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने आ गए अपने, 8 ऐसे हो गए। कितने हो गए, 8 केस हो गए। कौन कौन से रह गए, एक तो 1 रह गया, एक अपने 5 रह गया, 7 रह गया, 11, ये ना तो 2 का मल्टीपल है ना 3 के मल्टीपल है ये नंबर। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने आ गए, 8, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने थे, 12, तो 8/12 कट कर लिए 2/3। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। पहले अपन को टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेनी है, उससे अपना सैंपल स्पेस आ जाएगा, और उसमें जितने अपने आ रहे हैं वो अपने टोटल नंबर ऑफ केस हो जाएंगे। फिर जो अपन को इवेंट कह रहा है उस इवेंट के हिसाब से इस वाले में से वो नंबर चूज कर लेंगे जो क्वेश्चन में चूज करने को कह रहा है, फिर उनको काउंट कर लेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ केस हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ केस नीचे रखने हैं, फेवरेबल केस का रखने हैं ऊपर रखने। नेक्स्ट है एग्जांपल 5। देखो, एक जो कॉइन है उसको टॉस करना है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो पहले अपन सैंपल स्पेस लिखते हैं। जब अपन कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये अपना क्या हो गया, सैंपल स्पेस, और इसमें कितने जने दिख रहे हैं, 1 या 2, तो ये टोटल नंबर ऑफ केस हो गए। अब अपन को इवेंट क्या है, गेटिंग टेल, टेल लाना है, तो इसमें से वो केस चूज कर लेते हैं जिसमें टेल आ रहा है। सिर्फ ये एक में ही आ रहा है तो ये टेल लिख दिया। इसके केस कितने हो गए, 1, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस 1, और टोटल केस कितने थे, 2, तो 1/2 हो गया। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते देखो। नेक्स्ट है, 1 बैग कंटेन 1 व्हाइट बॉल, 1 ब्लैक बॉल, 1 रेड बॉल ऑफ सेम साइज। एक जो बैग है उसमें एक व्हाइट बॉल है, एक ब्लैक बॉल है और एक रेड बॉल है। ठीक है, और अपन को एक बॉल निकालनी है रैंडमली बिना उसके सामने देखे हुए। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, मतलब जब मैं बॉल निकालूंगा या तो व्हाइट हो सकती है, या वो ब्लैक हो सकती है, या वो रेड हो सकती है। तो व्हाइट, ब्लैक और रेड, ये अपना सैंपल स्पेस हो गया। जितनी भी पॉसिबल आउटकम थी वो मैंने लिख दी। जब मैं बॉल निकालूंगा तो या तो व्हाइट निकल सकती थी, रेड निकल सकती थी, या ब्लैक निकल सकती थी, और तो कोई है नहीं, तो ये लिख दिया। कितने हो गए ये, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 3। अब इसमें से वो चूज कर लो जो अपने क्वेश्चन में कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इन 3 में देखो, रेड ये एक तरीके सिर्फ ये वाला होगा तो रेड होगा, तो ये 1 लिख दिया। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितना है, सिर्फ 1, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस ऊपर रख दिया, टोटल नंबर ऑफ केस नीचे रख दिया, 1/3 आंसर हो गया, एकदम सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 7। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को सिर्फ एक बार फेंक रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑन द डाइस विल बी 5 और लेस देन 5। 5 या 5 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो पहले अपन जब डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, उससे अपन सैंपल स्पेस तैयार कर सकते हैं। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दी। अब ये टोटल काउंट कर लेते हैं, तो 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 6। अब इसमें से वो चूज करो जो अपने या क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है वो या तो 5 होना चाहिए, 5 से कम, तो 1 5 से कम है लिख लिया, 2 5 से कम है लिख दिया, 3 5 से कम है लिख दिया, 4 5 से कम है लिख दिया, 5 5 से कम है लिख दिया। 5 5 ही है, 5 भी ले सकते हैं, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 5 6 नहीं है और या 5 से छोटा भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो ये 5 जो होंगे वो टोटल नहीं है, फेवरेबल नंबर ऑफ केस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 5,
टोटल नंबर केस कितने, 6, 5/6 कट हो नहीं रहे, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन रिमेनिंग 4 एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ किंग। किंग होने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, कार्ड जो होंगे वो कितने तरीके के हो सकते हैं, तो सारे के सारे उस पे एस हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर जैक, क्वीन और किंग। ये स्पेड के, ऐसे कैसे डायमंड के, ऐसे कैसे हार्ट के, और ऐसे कैसे अपने वो क्या बच गया पीछे, क्लब के। तो टोटल ये सारे लिख दिए अपन, सारे तो लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, लिख दिया ऑफ ऑल टाइप, मतलब 52 केस होंगे। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, इसलिए 52 हो गया। अब इसमें से अपन को वो चूज करना है जो अपन को क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग किंग। तो इन सब 52 कार्ड में से एक किंग होता है स्पेड का, एक किंग होता है क्लब का, एक किंग होता है हार्ट का, एक किंग होता है डायमंड का। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो ये फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 4। टोटल नंबर ऑफ केस कितने थे, 52। तो अपने किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52। कट हो रहा है, 1/13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 प्लेयर Ram and Syam play a chess match. It is given that the probability of winning the match of Ram is 4/5. मतलब राम के जीतने के चांसेस कितने हैं, 4/5। अपन को कह रहे हैं कि श्याम के जीतने के चांसेस बताओ। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैच बाय राम, ये एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5। तो अपन राम के नहीं जीतने का निकाल सकते हैं। अपन ने देखा था कि अगर कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकाल सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे। तो राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, तो राम के हारने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। और इसका सिंबल क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी और ई के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, मतलब इवेंट का उल्टा। ठीक है, तो 1 में से 4/5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/5। अब क्वेश्चन उठता है ये क्यों निकाल रहे हैं, तो राम जब हारेगा वही तो केस होगा श्याम के जीतने का, क्योंकि 2 ही जन है, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। तो राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 4/5। अपन राम के हारने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, 1/5 आएगा, जो कि बेसिकली क्या शो कर रहा है, राम के हारने की प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। और राम हारेगा तो ही श्याम जीतेगा, इसका मतलब वो की वही प्रोबेबिलिटी श्याम के जीतने की भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल 10। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ये एटलीस्ट की क्या इंपोर्टेंस है, अभी अपन देखते हैं। पहले अपन अपना सैंपल स्पेस बनाते हैं। जब पहली बार टॉस करूंगा तो या तो हेड या टेल आएगा, दूसरी बार टॉस करूंगा तो भी हेड या टेल आएगा। इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करा के ग्रुप बना लेते हैं। हेड को हेड के साथ, हेड को टेल के साथ, टेल को हेड के साथ, और टेल को टेल के साथ। तो टोटल अपना ये सैंपल स्पेस बन गया। और इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 4 हो गए, कोई तकलीफ नहीं। अब इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड फाइंड करने के इवेंट बताओ। अब यहां पर आप अच्छे से समझना मेरी बात। अगर यहां पर मेरे को ये दे एटलीस्ट 1 हेड, इसका क्या मतलब है, और अगर यहां पर देता कि गेटिंग 1 हेड, तो उसका क्या मतलब होता। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि दोनों में से 2 बार उछाल रहा हूं ना, एक बार हेड आएगा तो भी चलेगा, और दोनों बार हेड आएगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर यहां पर देते कि गेटिंग 1 हेड, तो मुझे सिर्फ वो केस चूज करने जिसमें दोनों बार में से सिर्फ एक बार हेड आए। ठीक है, तो इसमें मेरे को एटलीस्ट 1 हेड है, तो दोनों पे हेड होगा, वो वाला केस भी ले लूंगा। दोनों में से पहले वाले पे हेड आएगा, दूसरे वाले पे नहीं, वो भी ले लूंगा। पहले वाले पे नहीं आएगा, दूसरे वाले पे आएगा, वो भी ले लूंगा। ये तो चूज करूंगा नहीं, इसमें हेड आ नहीं रहा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 1 हेड फाइंड करने के प्रोबेबिलिटी निकालो, तो मैं कौन सा केस लेता, सिर्फ ये 2 ही लेता, हेड टेल, और दूसरा कौन सा लेता, टेल हेड। क्योंकि इन 2 ही केस में सिर्फ एक एक हेड आ रहा है। एच में तो कितनी बार हेड आ रहा है, 2 बार आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक, ज्यादा ज्यादा दोनों बार आएंगे तो भी चलेगा। तो इसको अच्छे से समझा। तो अपने टोटल केस कितने हो गए, 4। इनको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, तो 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सम ऑफ 2 नंबर आर 7। ये क्वेश्चन अलग है,
अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था, डिट्टो वो का वो सॉल्यूशन होगा, तो आप उधर से सॉल्व कर लें। आप इसको समझे, ये दोनों एक कैसे। उसमें कह रहा है कि एक डाइस को 2 बार फेंकना है, और इधर कह रहा है कि 2 डाइस है उनको फेंकना है। तो बेसिकली डाइस तो एक जैसे ही होते हैं, तो एक डाइस को 2 बार फेंकूं या 2 डाइस एक जैसे लेकर उनको फेंकूं, केस तो वही होगा। एक डाइस को 2 बार फेंकूंगा तो पहली बार में सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी बार भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, उनको मल्टीप्लाई करूंगा 6 इंटू 6, 36 केस होंगे। और अगर 2 डाइस फेंक दूंगा एक साथ, तो भी तो दोनों की अलग अलग, पहले डाइस का सैंपल स्पेस 1 से 6 तक और दूसरे डाइस का भी 1 से 6 तक, उसमें भी केस वो के वही होंगे। तो ये क्वेश्चन ठीक वैसा का वैसा ही। तो अगर आपको क्या है कि एक डाइस को 2 बार फेंक रहे या 2 डाइस फेंक रहे, एक ही बात है, ठीक है। तो आप इसको वहां से, ये मैंने ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, आप एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन नोट कर ले, कोई तकलीफ नहीं। आंसर कितना आ जाएगा, 1/6 आएगा। तो इसी के साथ अपने जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एग्जाम्पल है सारे अच्छे से हो गए। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे, ऐसे रटे नहीं, या फिर ऐसे कि हाँ ये टोटल नंबर ऑफ केस फेवरेबल, अच्छे से समझे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसको वापस रिवाइंड करें और अच्छे से सुने और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जब अपन इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। आज तो अपन ने एग्जाम्पल की। तब तक उम्मीद करूंगा कि आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।